हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम एनिमैलिया से है। हम लोग क्लासिफिकेशन पार्ट पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया था, जैसे कि हैबिटेट कवर कर लिया था, ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया था, एंड बॉडी प्लान, सिमेट्री, सीलोम। देन हम लोगों को दो बाकी रह गया था क्लासिफिकेशन। वो था ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल टेम्परेचर। जर्म लेयर के आधार पर एनिमल्स का डिवीजन और उनके बॉडी टेम्परेचर के आधार पर। तो हम लोगों ने हैबिटेट, एक्वाटिक और ढेर सारी फ्रेश वाटर फिशेस और मेराइन वाटर फिशेस के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। फिर हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि इफी कैसे होता है, कैसे उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा। फिर बॉडी प्लान पे आए। बॉडी प्लान को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। बॉडी प्लान पे एक एक कैसे होता है, तीनों टाइप के बॉडी प्लान्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर सीलोम पे आए। सीलोम में हम लोगों ने दो तरीके की सीलोमिक एसीलोमेट और सीलोमेट दो तरीके का कंप्लीट किया। फिर सिमेट्री पे आए। फिर सिमेट्री में हम लोगों ने एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कंप्लीट किया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। सीलोम के बेस सीलोम, एसीलोम, स्यूडोसीलोम और यूसीलोमेट, तीनों टाइप के सीलोम को हम लोगों ने कवर कर लिया है। देन हम लोगों ने इसकी फंक्शन भी अच्छे से कंप्लीट किया। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्म लेयर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर के आधार पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। क्योंकि जर्म लेयर तभी बनती है जब गैस्ट्रुलेशन पीरियड आता है। तो जब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, गैस्ट्रुलेशन। एक नए यंग गर्ल्स के बनने में गैस्ट्रुलेशन पीरियड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो द प्रोसेस इन व्हिच blastula fold over itself to form a three germ layer। ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि ब्लास्टुला जो होता है वो फोल्ड हो जाता है। ऐसे अभी फिगर दिखाएंगे, उसमें पिक्चर्स में अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे फोल्ड हो जाता है और थ्री जर्म लेयर को बनाता है। तो इनमें से थ्री जर्म लेयर में पहली जर्म लेयर क्या होती है, इंडोडर्म, आंतरिक अस्तर, बाह्य अस्तर और मीजोडर्म, मध्यस्थ अस्तर। ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं बाह्य अस्तर, अंतस्थ अस्तर और मध्यस्थ अस्तर। सेल इन ईच जर्म लेयर डिफ्रेंशिएट। सभी सेल्स की जो जर्म लेयर होती है डिफ्रेंशिएट होती है इनटू टिश्यू एंड एम्ब्रियोनिक ऑर्गन। क्या फॉर्म करती है, एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, भ्रूणीय ऑर्गन। ओके, द इक्टोडर्म्स गिव राइज टू द नर्व सेल्स। जो इक्टोडर्म होती है, ओके, इक्टोडर्म क्या करती है, वह कोशिका नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती है एंड द इपिडर्मिस, और किसको, इपिडर्मिस, एमंग अदर टिश्यू, और भी टिश्यूज को फॉर्म करती है। हम एक एक टिश्यू के बारे में जानेंगे कि इक्टोडर्म किन किन टिश्यूज को, किस किस ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। ओके, देन द मेसोडर्म गिव राइज टू द मसल सेल। मसल सेल्स को मेसोडर्म बनाती है और कनेक्टिव टिश्यूज को। ओके, टिश्यू पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती है मसल सेल्स को। ओके, और जो इंडोडर्म्स होती है वो गट वॉल बनाती है और इंटरनल, मोस्टली जो इंडोडर्म्स होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स को ही बनाती है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये ब्लास्टोसीलिक कैविटी थी और ये ब्लास्टुला स्टेज किसमें, ब्लास्टुला स्टेज ऐसे फोल्ड हो जाती है। इसमें एक फोल्ड ऐसे दिखाया गया है, जो कि ब्लास्टोसील कैविटी भी फोल्ड होती है, कि अंदर फोल्ड हो गए, क्या बनाता है, ब्लास्टोसील पोर। जैसे ही फोल्डिंग होती है क्या बना लेता है, ब्लास्टोसील पोर बना लेता है। ये लेयर यहाँ की हट जाती है।
ये फोल्ड होके ऐसे हो जा रहा है। ओके, ये पोर बन जाता है। और ये फिर बन जाता है इक्टोडर्म, ये बन जाती है इंडोडर्म, और ये जो बीच वाली सेल्स बनती है, ये जो फोल्डिंग से बीच वाली सेल बनती है, इसे मीजोडर्म सेल्स कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। ब्लास्टुला के फोल्डिंग से क्या बनता है, 3 जर्म्स लेयर बनती है जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ओके, गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस विद इन द सेल इन द blastula rearrange themselves to form the germ layer। तो देख लेते हैं, एनिमल इन व्हिच सेल्स आर अरेंज्ड टू एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, ऐसे एनिमल जिनमें जो सेल्स होती हैं अरेंज होती हैं टू एम्ब्रियोनिक में, 2 घुड़िए अस्तर में, इसे घुड़िए अस्तर कहते हैं। ओके, पहला होता है एक्सटर्नल इक्टोडर्म जो कि बाह्य कोशिका होती है, बाह्य अस्तर। दूसरा होता है इंटरनल इंडोडर्म जो कि अंतस्थ स्तर होता है। ओके, तो अगर बाह्य अस्तर और अंतस्थ स्तर ही केवल फोल्ड होंगे तो वो क्या बनाएगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जांपल क्या है, सिलिंट्रेट। जितने भी हमारे जो सिलिंट्रेट से एनिमल होते हैं वो किस में आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। ओके, जैसे हाइड्रा हुआ, ऑरेलिया हुआ, ये सारे किस में आते हैं, जेलीफिश हुआ, ये सारे आते हैं सिलिंट्रेट्स में। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड एज मीजोग्लिया, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जो मीजोग्लिया होती है, प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म जब जब हमारा ब्लास्टुला स्टेज फोल्ड होता है तो एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, ओके, पाया जाता है। और किसके किसके बीच में, इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में, जिसमें ये पाया जाता है। द एनिमल इन व्हिच डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनेशन लेयर। ऐसे एनिमल जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्मिनल लेयर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मीजोडर्म। बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म वो क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जिनमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता वो डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें पाया जाता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल्स आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेट में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टर्म है, एग्जांपल है। प्लैटीहेल्मिन्थेस से कार्डेट जितने भी होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलिंट्रेट्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल दिया गया है इक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स और इंडोडर्म्स का। इक्टोडर्म लेयर जो होती है स्किन में पाई जाती हैं, स्वीट ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, कॉर्निया, लेंस आइज, नर्वस सिस्टम, सेंस और रिसेप्टर, एपिडर्मल सेल, एड्रिनल एंड टूथ एनामल और इपिथेलियल और पिट्यूटरी में पाए जाते हैं। मेसोडर्मल लेयर नोडोगार्ड, स्केलेटन, मसल सेल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डर्मिस ऑफ स्किन लाइनिंग बॉडी कैविटी, एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। एड्रिनल मेडुला में इक्टोडर्म पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एड्रिनल मेडुला में इक्टोडर्म और एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेसोडर्म पाया जाता है। ओके, इंडोडर्म लेयर, इंडोडर्म एपिथेलियल लाइनिंग में पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा मतलब यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंडोडर्म लेयर से बनता है। लीवर, पैंक्रियास, थाइमस, थायराइड, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ज्यादातर ग्लैंड्स, ओके, केवल एड्रिनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़कर बाकी सारी ग्लैंड्स किससे बनी होती है, इंडोडर्म से। ओके, ये थोड़ा सा और एग्जांपल एक है, मैंने पिक्चर डाल दी थी। ये है एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। क्या है, ये आउटर होती है, आउटर लेयर इक्टोडर्म। इसमें स्किन फॉर्म होता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, नर्वस सिस्टम, ये सब बनते हैं। जो मेसोडर्म होते हैं मिडिल लेयर इसे कहते हैं। स्केलेटन बनता है, मसल सेल्स बनती है, डर्म्स ऑफ स्किन बनते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बनाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनाता है। अब मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग इज आउटर लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये आउटर लेयर जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आउटर होती है उसको बनाता है, इनर नहीं। ओके, इंडोथर्मल इनर लेयर में एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ दिस सिस्टम, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमारा था जर्म लेयर के आधार पर एनिमल्स का डिवीजन। कितने तरीके का था जो जर्म लेयर था, अगर देखा टाइप्स पूछा था तो वो 2 तरीके का था, 3 तरीके का था, सॉरी
टाइप से पूछा जाए 3 तरीके की जर्म लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी? इक्टो, इंडो और मीजो। अगर पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, एनिमल्स germ layer are divided into 2 types, okay, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या था, इक्टोडर्म और इंडोडर्म फोल्ड होती थी, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक था उसमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों लेयर फोल्ड होती थी उससे। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर इसके सॉरी कॉर्डेट तक थे, और जो डिप्लोब्लास्टिक वो थे सिलिंड्रेट्स। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो। तो अब हम दूसरा भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स को डिवाइड 2 तरीके में किया गया है। ओके, एक तो होते हैं होम्योथर्मिक, सेकंड इज द पोइक्लियोथर्मिक। ऐसे एनिमल जो होम्योथर्मिक, वार्म ब्लडेड एनिमल, ओके, जिसे जिसे कहते हैं गर्म खून वाले। ओके, ऐसे एनिमल जो कि ठंडे खून वाले होते हैं, पोइक्लियोथर्मिक, ओके, जो पानी वगैरह में ज्यादातर रहते हैं। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं होम्योथर्मिक, वार्म ब्लडेड एनिमल। देख सकते हैं वुल्फ कैसे आवाजें करता है, आप लोगों ने बहुत सारी मूवी में देखा होगा। डॉग्स, बियर्स, कैट, बहुत सारी देखा होगा मूवीज में, तो ये बहुत डेंजर रूप दिखाता है इसमें, खासकर हॉलीवुड मूवीज में। अभी अभी एक मूवी आई थी उनकी, वरुण धवन की, उसमें भी वुल्फ वो बने हुए थे, भेड़िया। ओके तो देख लेते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स और होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कांस्टेंट बनाते रहते। कभी कभी ये क्या करते हैं, जब ठंडी आती है तो वूलेंस इन्हें पहनना पड़ता है, इनकी बॉडी खुद ही उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाती, इन्हें क्या करना पड़ता है, वूलेंस बियर करने पड़ते हैं। और गर्मी आती है तो पतले कपड़े, व्हाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं। ओके, some of the example of the homeothermic animals are birds, rabbits, and toads, frogs, amphibians, lizards, in reptiles animals. Okay, देखो जो क्या होती है इसमें इसमें एक टॉपिक और भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक हाइबरनेशन पीरियड होता है। ओके, हाइबरनेशन पीरियड में क्या होता है, ये फ्रॉग वगैरह जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, ये क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब ये सो जाते हैं, सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियां आने लगती हैं, बरसात का मौसम आता है, लीजर्ड्स भी दिखाई देने लगती हैं, रेप्टाइल्स भी, सॉरी, फ्रॉग भी दिखाई देने लगते हैं बरसात के मौसम में। और बाकी टाइम्स में क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द पोइक्लियोथर्मिक एनिमल। पोइक्लियोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि उन पोइक्लियोथर्मिक एनिमल्स को ही थर्मोरेगुलेटिंग एनिमल्स कहते हैं। ओके, इसमें ये जान लीजिए, इट्स रिफर टू द एबिलिटी of an organism to keep its body temperature within the specific limit. Okay, even when the ambient temperature is significant difference। इनके जो बॉडी टेम्परेचर, इनर बॉडी टेम्परेचर होता है और आउटर बॉडी टेम्परेचर, ये दोनों को मेंटेन करने की इनमें क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। जैसे पोइक्लियोथर्मिक एनिमल्स, जैसे एग्जांपल है कोल्ड, ये इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर को बहुत अच्छे से अफेक्ट करते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर, ये अपने बॉडी को एम्बियंट टेम्परेचर तक मेंटेन कर सकते हैं। दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर इनमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो ये अपने क्या करते हैं, बॉडी को मेंटेन, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ओके, अगर ये ठंडे पानी में रहते हैं, ठंडे जगहों पे, तो ये ठंडी जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये गर्म जगहों पर सरवाइव करते हैं तो ये गर्म जगहों पर ही सरवाइव करते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर पाते हैं। तो पोइक्लियोथर्मिक में जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नैक्स, लीजर्ड्स, ये क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, लीजर्ड्स, फ्रॉग और ये सारे। ओके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल देखा जाए तो जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, कुछ वुलेंस वगैरह बियर कर लेते हैं ठंडी में, बट ये क्या करते हैं, गर्मियों में इन्हें बहुत ज्यादा जब गर्मी लगती है तो ये वुलेंस वगैरह तो ठंडियों में बियर कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेट भी कर जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे स्नैक, फ्रॉग, टोड, लिजर्ड्स, टर्टल, फिशेस, बीज और मॉस्क्यूटोस। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कल मिलते हैं हम लोग एक इसके पूरे क्लासिफिकेशन, अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।
और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल पोरी फेरा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।